इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो पहला अध्याय है उसमें फर्स्ट ईयर के पार्ट 7 का यह वीडियो है। 6 भाग का हमने वीडियो देख लिया था। इसमें हम व्यक्तिगत रक्षक उपकरण के बारे में और उसके आगे कई सारे टॉपिकों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सुरक्षा चिन्ह और आग के प्रकार पर चर्चा किया था, यह 7वें भाग का वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा व्यक्तिगत रक्षक उपकरण के अंतर्गत मतलब किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा, जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपकरण होते हैं, उसमें से सबसे पहले जो आता है हमारा सिर की सुरक्षा के लिए जो आता है वह हेलमेट आता है। हेयर नेट आता है जो बालों पे लगाया जाता है, आपने देखा होगा। उसके बाद बम्प कैप भी आता है जो कि सिर की सुरक्षा के लिए आता है, जो आपने देखा होगा, जो कैप लगाते हैं ना, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से भी जो कैप आता है वो भी हमारे सिर की सुरक्षा के लिए होता है। उसके बाद श्वास श्वसन के लिए जो होता है उसमें गैस रिस्पिरेटर होता है जो कि सांस की सुरक्षा के लिए होता है, गैस रिस्पिरेटर। उसके बाद जो हमारा आता है आँख की सुरक्षा के लिए होता है, उसमें सुरक्षा चश्मा, और फेस शील्ड आती है। चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड आती है, ठीक है। उसके बाद जो है कानों की सुरक्षा के लिए जो उपकरण हम यूज़ करते हैं वह है ईयर वाल्व या मफ भी होता है। ईयर वाल्व, मफ या ईयर प्लग, तीनों चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। ईयर मफ जो होता है सेम जैसे हमारा जो ईयरफोन नहीं होता है, सेम उसी तरह से होता है, एकदम चारों तरफ से पैक होता है। उसके बाद कानों के बाद जो हमारा आता है त्वचा की सुरक्षा के लिए जो हम उपयोग करते हैं वह बैरियर क्रीम, बैरियर क्रीम का हम उपयोग करते हैं। और शरीर की सुरक्षा के लिए जो हम उपयोग करते हैं वह डंकी, जैकेट, कोट का हम उपयोग करते हैं, एप्रन का उपयोग करते हैं, बॉडी वार्मर का उपयोग करते हैं। शरीर के बाद जो हमारा आता है हाथ तथा भुजा की सुरक्षा के लिए आता है, उसमें फाइबर के दस्ताने जो आते हैं उनका उपयोग करते हैं, पीवीसी फैब्रिक के उसका उपयोग करते हैं, ग्लव्स का उपयोग करते हैं। और जो पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शू का हम उपयोग करते हैं या सामान्य जूते का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो हम उपकरण यूज करते हैं उनका डिटेल। अब जो अगला टॉपिक आता है कि आग लगने की स्थिति में अगर कहीं पर आग लग गई है तो उस स्थिति पर हम क्या करें। तो यदि कहीं पर भी आग लग गई है तो वहाँ पर आप एकदम भड़बड़ाएं नहीं, ठंडे दिमाग से आप पहले थोड़ी देर तक सोचें, कुछ क्षण के लिए टाइम लें सोचने के लिए, और उसके बाद फिर आप सही निर्णय। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आग लगती है तो आदमी एकदम बहुत तेज़ी से एकदम परेशान हो जाता है। तो उस कंडीशन पर उसे जो कुछ करना चाहिए वह नहीं करता है और जो उसे नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। मान लीजिए अगर बिजली से लगी हुई आग है तो उस पर वो पानी डालने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कोई भी गलत कदम ना उठाए, इसलिए वह ठंडे दिमाग से पहले थोड़ी देर रुके, सोचे, उसके बाद ही कोई निर्णय करे। फायर ब्रिगेड तथा अपने अधिकारियों को सूचना दे और अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनका उपयोग करके धैर्यपूर्वक उस आग पर कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो ये रहे दोस्तों आग बुझाने की स्थिति पर क्या करें। तो लगभग आज से यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसके बाद अब कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जामों में, उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस जो आ जाते हैं कि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका कैसे लगता है, विद्युत का झटका कैसे लगता है। तो देखिए, विद्युत का झटका तभी लगेगा, मैंने आपको बताया भी था, मैं उसको समराइज भी कर दे रहा हूँ। विद्युत का झटका जब ही लगेगा जब सर्किट पूरी होगी। जब तक सर्किट नहीं पूरी होगी तब तक विद्युत का झटका नहीं लगेगा। अगर आप किसी इंसुलेटेड मैट पर या किसी लकड़ी के टुकड़े पे आप खड़े होकर के आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको विद्युत का झटका नहीं लगेगा किसी भी कंडीशन पर। अगर जरा सी भी लीकेज हो गया, अर्थिंग मिल गई, तो निश्चित ही आपको विद्युत का झटका
लग जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर विद्युत का झटका लगने का केवल और केवल एक ही कारण होता है, सर्किट का पूरा होना। उसके बाद जो अगला है वह कम से कम वोल्टेज कितनी होती है जब विद्युत का झटका महसूस होने लगता है, तो वह होती है 30 से लेकर के 50 वोल्ट के आसपास तक की वोल्टेज पर विद्युत का झटका लगना शुरू हो जाता है। अगला है बिजली के उपकरण की सुरक्षा की। अगला प्रश्न है कि विद्युत के जो उपकरण होते हैं, जैसे हमारा मोटर है, प्रेस है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसकी हम सुरक्षा 100% निश्चित कैसे कर सकते हैं। तो उसको करने का दोस्तों ये प्रश्न जो है ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको आते हो तो इनको कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जो ये विद्युत का झटका ना लगे 100% उस मशीन को या उस इक्विपमेंट को सुरक्षित रखने के लिए अर्थिंग ही सबसे अच्छा विकल्प है। अगर अर्थिंग है तो वहाँ पर विद्युत का झटका लगने की ना के बराबर संभावना होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब व्यक्ति झटके के कारण बेहोश हो जाता है तो क्या उसे पानी पिलाना चाहिए। तो पानी उसे नहीं पिलाना चाहिए। कभी भी कोई भी लिक्विड आपको नहीं पिलाना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को विद्युत का झटका यदि लगा हुआ है या झटके से अगर उसको हटाया गया है, उसको रिमूव किया गया है, तो कभी भी उसे कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं पिलाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पानी, दूध, जूस, कोई भी चीज़ नहीं आपको पिलाना चाहिए। उसके बाद जो अगला है कि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगने पर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बिजली के संपर्क से हटाना चाहिए। सबसे पहले तो उस संपर्क से उस व्यक्ति को हटा दें, जिससे कि उसको और ज़्यादा शॉक लगना बंद हो जाए। सबसे पहला काम करें, आप विद्युत के संपर्क से उसको हटाएं। उसके बाद प्राथमिक सहायता उसको दें, और उसके बाद जब प्राथमिक सहायता आप उसको देने लगें, उसके बाद फिर आप डॉक्टर की मदद लें। ठीक है। सबसे पहले आपको उसको विद्युत के संपर्क से हटाना है, फिर उसको प्राथमिक सहायता देनी है, उसके बाद तब डॉक्टर को आपको बुलाना है। क्योंकि अगर आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास आप चले गए बुलाने के लिए, तो हो सकता है उस बीच में व्यक्ति जो अनकॉन्शियस है, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। तो अगर आप उसको फर्स्ट एड दे करके जो सांस देने की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से उसके फेफड़ों को रन करा देंगे, तो काफ़ी हद तक उसकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, या आप ये प्राथमिक जो सहायता है वो देते रहें, दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर के लिए आप भेज दें, वो डॉक्टर को बुला लाए। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति की जान जो है वह बच जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगला है कि क्या बिजली से लगी आग पर पानी फेंकना चाहिए। तो नहीं, कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए बिजली की आग पर। उस पर हमें CTC वाले जो हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका उपयोग करें, या CO2 वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका उपयोग करके आग को बुझाना चाहिए। तो कभी भी पानी फेंक करके कभी भी बिजली की आग को नहीं बुझाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ओवरहेड लाइन पर काम करते समय सबसे पहले आप क्या चीज़ करें। सबसे पहले जब भी आप ओवरहेड लाइन पर काम करें तो सबसे पहले आप क्या करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन तीनों तारों पर एक चेन डाल दें। ठीक है। और इसको जो है आप अर्थ कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो तीनों क्योंकि शॉर्ट हैं, इसलिए वो ब्रेकर ही हमारा ऑन नहीं होगा, जिससे कम से कम सुरक्षित जो व्यक्ति है वो सुरक्षित बच जाएगा। तो हमेशा पहले आप क्या करें कि तीनों फेसों पे आप चेन डाल दें। और जो अगला है सुरक्षा की 100% गारंटी कौन सी होती है इलेक्ट्रिसिटी में। अर्थिंग होती है सबसे सुरक्षा की 100% गारंटी। तो इस तरह से दोस्तों पहला चैप्टर यहाँ से समाप्त हो जाता है। बाकी अगर कोई चीज़ छूट रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। अब कुछ कमेंट आए हुए थे कुछ वीडियोज़ में, तो उनमें कुछ चीज़ों को पूछा गया था, क्योंकि मैंने वीडियोज़ के दौरान उन शब्दों का प्रयोग किया था, बताया था, समझाया था। तो जिसमें से एक साथी हैं, उनके मन में डाउट था कि LT लाइन क्या होता है, HT लाइन क्या होता है, GOD क्या होता है, VCB क्या होता है और DC क्या होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में आइए समझ लेते हैं, जिससे वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम LT लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए LT जब आप आगे जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों से आपका मुलाकात होगा कि LT क्या होता है, HT क्या होता है। वहाँ पर बोला जाएगा LT केबल है, ये HT केबल है, या ये LT सप्लाई है, या LT लाइन है, या LT HT लाइन है। ठीक है। तो इनको आज आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी।
देखिए LT होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, LT लो टेंशन। ठीक है, टेंशन मतलब होता है कि यहां पर टेंशन का मतलब कुल मिला करके आप समझ लीजिए वोल्टेज से मतलब होता है, कम वोल्टेज होता है इसमें। लेकिन कम वोल्टेज का मतलब कितना कम वोल्टेज होता है, यह भी प्रश्न आता है। तो देखिए LT लाइन जो होती है वह 0 से लेकर के 1000 वोल्ट के बीच में जो सप्लाई चलती है वह हमारी LT लाइन के अंतर्गत आती है। इसमें यह जो वोल्टेज होती है यह हमारे घरों में उपयोग होती है, फैक्ट्रियों में उपयोग होती है, मतलब कहीं पर भी जो भी सप्लाई हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रकार से, जब वो प्रयोग में आती है सप्लाई, यह चीज़ समझ लीजिए, जब भी कोई भी सप्लाई प्रयोग में आती है तो वह सप्लाई LT लाइन ही होती है, LT सप्लाई ही होती है। अब यह LT सप्लाई जो होती है, इसकी जो केबल होती है वह मोटी होती है, वह अलग अलग प्रकार से 195 mm की केबल हो सकती है, 150 mm की केबल हो सकती है, 270 mm की केबल हो सकती है, 300 mm की केबल हो सकती है, 400 mm की केबल हो सकती है। अब यह 400 mm की केबल का क्या मतलब हुआ, 150 mm की केबल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो केबल होती है ऐसे गोल सी होती है। जब भी आप कोई भी केबल आप देखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी केबल हो वह गोल ही होगी, ठीक है, और किसी शेप में नहीं होती है, तो गोल होती है। तो इसका ये जो डाया होता है ना, ये पूरा का पूरा यह हमारा स्क्वायर mm में नापा जाता है। अब 400 स्क्वायर mm मतलब ये इसका पूरा डाया जो है वह 400 स्क्वायर mm का होता है। तो यह जो केबल होती है, जो भी LT सप्लाई की केबल होती है, उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, या तो उसमें 3 कोर होंगे और या 4 कोर होंगे। लेकिन 3 कोर वाली केबलें कम ही होती हैं, मैक्सिमम 4 कोर की केबलें ही यूज होती हैं। और बल्कि इसको 4 कोर की केबल नहीं कहते हैं, इसको 3 सही 1/2 कोर की केबल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 कोर का मतलब क्या हुआ? देखिए कोर का मतलब होता है कि जितने कंडक्टर हैं उसके अंदर, उसको हम कोर कहते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कोर बोलते हैं। R फेस के लिए एक कोर हो गई, Y फेस के लिए एक कोर हो गई और B फेस के लिए एक कोर हो गई। इन तीनों में अलग अलग सेपरेट केबल होती है, पूरा एक केबल का एक पूरा गुच्छा होता है। इस गुच्छे में 3 तार तो नॉर्मल रूप से होते हैं और एक जो होता है वह पतला होता है। पतला क्या होता है, किसी ये जो तीनों कोर है ना, इनकी जो साइज होती है एक एक कोर की, उस कोर की आधी साइज का होता है ये। मान लीजिए कि अगर यह इतना मोटा है, यह पूरी केबल इतनी मोटी है एक, तो उसका यह आधा होता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो होता है हमारा वह न्यूट्रल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर कि तीनों कोरों के लिए अलग अलग सेपरेट सप्लाई जाती है। तो कोर का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोर का मतलब सेपरेट जो एक एक केबल होती है, मतलब उसमें जितने कंडक्टर हैं, जो केबल है ना पूरी उसको हम केबल बोलते हैं। वह केबल अलग अलग तीनों फेसों के लिए जाती है और एक जो आधी होती है वह न्यूट्रल के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो यह हो गई दोस्तों LT सप्लाई के विषय में जानकारी। LT सप्लाई जो हमारी होती है हमारे घरों में आती है। 220 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वह हमारी LT सप्लाई होती है। 440 वोल्ट की जो हमारी घरों में सप्लाई आती है, मतलब किसी फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह में वहाँ पर जो भी सप्लाई आती है वो सारी की सारी सप्लाई हमारी, उसको हम 3 फेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सिंगल फेस बोलते हैं। तो यह जो होती है वह LT लाइन के अंतर्गत आती है। मतलब यह हुआ कि देखिए 0 से लेकर के 1000 वोल्ट मैंने बताया आपको, तो 0 से लेकर के 1000 वोल्ट के अंदर 220 भी आता है, 440 भी आता है, ठीक। तो यह चीज़ मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी आपको, या जिस साथी ने इसका कमेंट किया था उनके मन में डाउट था, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से समझा, वीडियो को ध्यान से देखा और इस चीज़ को पूछा उन्होंने। तो ये हो गई हमारी LT लाइन के बारे में। अब ये HT लाइन के बारे में भी जान लेते हैं। HT लाइन जो होती है, अच्छा एक चीज़ और भी है इसमें LT लाइन में, इसका जो इंसुलेशन होता है, जो केबल होती है ना हमारी, उसका इंसुलेशन उतना अच्छा नहीं होता है। होता है अच्छा इंसुलेशन, लेकिन चूंकि इसमें वोल्टेज कम होती है इसलिए इसमें बहुत हाई इंसुलेशन इसमें नहीं दिया जाता है।
लेकिन यह जो हमारी HT लाइन होती है, HT मतलब होता है हाई टेंशन, ठीक है। अब हाई टेंशन का मतलब क्या हुआ? हाई टेंशन का मतलब यह हुआ कि अब HT के बाद में भी EHT भी आता है, ठीक है। तो वो चीज़ आगे आप समझ लेंगे। पहले आप LT और HT जो ज़्यादातर पूछा जाता है, जो हमें अक्सर यूज़ में आपके सामने हमेशा जो चीज़ें, आगे मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आप अभी HT और LT के बारे में जान लीजिए। तो इन दोनों चीज़ों का आपको अक्सर इंडस्ट्री में यूज़ हो जाएगा, इन चीज़ों से अक्सर आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। तो जो HT लाइन होती है जिसको हम हाई टेंशन बोलते हैं, तो जिस मैंने टेंशन का मतलब क्या बताया था? वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या वोल्टेज की रेंज होती है? इसमें तो 0 से लेकर के 1000 वोल्टेज के बीच में, जो भी मतलब 1000 वोल्ट से नीचे ही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यह जो है 1000 वोल्ट से ऊपर की जो लाइन होती है उसको हम HT लाइन के अंतर्गत लाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी वोल्टेज आती है? इसमें हमारी 6.6 kV की वोल्टेज होती है, वो भी हमारी HT के अंतर्गत आती है। 11 kV जो हमारी होती है वो भी हमारी उसके अंतर्गत आती है, HT के अंतर्गत आती है। 33 kV भी हमारी HT के अंतर्गत आती है। 132 kV भी हमारी HT के अंतर्गत आती है। 400 वोल्ट भी जो kV होती है वह भी हमारी इसी के अंतर्गत आती है। तो जो भी वोल्टेज हम 1000 वोल्ट से ऊपर देखेंगे वो सारी की सारी वोल्टेज जो हमारी होती है वह HT लाइन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक सी, एक मोटी सी जानकारी दे दूं कि जो 33 kV तक का होता है ना, वो हमारा HT के अंतर्गत आता है, और 33 kV से जैसे ही ऊपर जाएगी वोल्टेज वह EHT के अंतर्गत आ जाएगा। EHT मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन, यह सबसे ज़्यादा वोल्टेज इसमें हो जाती है, ठीक है। तो यह नॉर्मली ट्रांसमिशन के लिए जब दूर तक हम लाइन को लेके जाते हैं तो वहाँ पर EHT का उपयोग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को आप थोड़ा बाद में समझ लीजिएगा। फिलहाल अभी आप HT को ही समझिए कि इसमें जो है, अब यह जो हमारी होती है, देखिए जैसे हमारी जो 200, यह जो हमारी LT लाइन होती है तो सीधे हमारे घरों में आ जाती है, हम उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन अब इसका यूज कैसे हम करते हैं? उसका हम यूज ट्रांसफार्मर की मदद से करते हैं। कैसे करेंगे कि देखिए, जब विद्युत का जनरेशन होता है, बिजली जब हमारी उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो वह 11 kV में ही पैदा होती है। अब इस वोल्टेज को हम एक ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम डाउन कर देते हैं, ठीक है। अगर हम सीधे सीधे यूज कर रहे हैं अगर तो, और नहीं तो अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम उसको EHT में बदल देते हैं, वो भी हम ट्रांसफार्मर की मदद से करते हैं। आगे जब आप चलेंगे तो उसको समझ में आपके आएगा। तो ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम डाउन कर देते हैं, क्योंकि देखिए 11 kV है ना, तो K का मतलब होता है 1000 और वोल्ट मतलब 11000 वोल्ट आपने सुना होगा। 33000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट आपने सुना होगा ना, तो उनका यही मतलब है, उनको KV में कहा जाता है। तो यह जो सप्लाई होती है उसको हम ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन कर देते हैं, और डाउन करने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 220, मतलब हम जनरेट कितना करते हैं उसमें से निकालते हैं कितना है, 440 वोल्ट निकालते हैं, और उसके साथ में हम न्यूट्रल को भी निकालते हैं। अब हमें 220 एक फेस में, दूसरे फेस में भी 220 और तीसरे फेस में भी 220 हमें मिल जाता है, और न्यूट्रल भी मिल जाता है। अब हमें जिसकी ज़रूरत होती है वैसा हम यूज़ कर लेते हैं न्यूट्रल के साथ में, तो हमें सिंगल फेस मिल जाता है। और अगर दोनों को हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा 3 फेस हो जाता है। तो ये हो गई हमारी HT लाइन। इसमें भी RYB ही होता है, RYB इसमें भी लाइनें होती हैं, बस इसकी जो केबल होती है वो भी गोल ही होती है। जैसा हमारी LT लाइन की केबल होती है ना, वो हमारी गोल होती है, उसी तरह इसकी भी हमारी केबल गोल होती है। बस इसमें क्या होता है कि यह जो केबल होती है या इसका इंसुलेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका इंसुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वोल्टेज सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने वीडियो के दौरान आपको बताया भी है कि सबसे खतरनाक क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है प्रेशर। अब वह प्रेशर जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, प्रेशर उतना ही हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए वोल्टेज हमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसमें जो है हम वोल्टेज को मतलब प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको सेफ्टी करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम, इसका जो इंसुलेशन होता है
केबल के ऊपर जो इंसुलेशन होता है हमारा, वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी केबल जो होती है वह सेफ हो जाती है। जो HT की केबल होती है, जैसे LT की केबल है ना, तो इसमें अगर थोड़ी सी कुछ गलती भी हो जाती है तो ठीक रहता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन जो हमारी HT की जो केबल होती है ना, अगर ज़रा सा भी अर्थ हुआ तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, तुरंत वह केबल चल ही नहीं पाएगी। तो यह चीज़ आप समझ लीजिए कि HT लाइन ये होती है और LT लाइन ये होती है, और EHT का मैंने आपको बेसिक सी जानकारी आपको दे ही दिया है। इसमें भी जो केबल आती है हमारी वह 95, 150, 270 मतलब इसी तरह ही आती है हमारी केबल। अब इसमें क्या है, चूंकि ये वाली जो केबल होती है इसमें करंट आई वह ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारी HT लाइन होती है उसमें जो करंट होती है वह कम होती है। इसीलिए नॉर्मली लोग 95 mm की वाली केबल जो होती है उसको यूज़ कर लेते हैं, 270 वाली यूज़ कर लेते हैं पूरी फैक्ट्री, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चलाने के लिए, क्योंकि इसमें करंट जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी HT लाइन होती है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसका मैं कैलकुलेशन भी आपको दिखा दूंगा, नॉर्मल वीडियो में डाल दूंगा उस पर चैनल पर नॉर्मल रूप से, वो चीज़ अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। और इसके बाद जो हमारा आता है GOD। अब GOD को ही हम TPMO भी बोलते हैं, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम भी बोलते हैं, या गैंग ऑपरेशन डिवाइस भी बोलते हैं, GOD। अब यह क्या होता है, देखिए जो हमारी GOD होती है यह भी HT लाइन में ही यूज होती है, या LT में नहीं यूज होती है, यह हमारी HT लाइन में ही यूज होती है। इसमें भी क्या होता है कि इस जो GOD हमारी होती है, यह सबसे पहले जो हमारी मेन जो 3 फेज HT लाइन आती है ना, उसकी जो ये मान लीजिए हमारी मेन आ रही है 3 फेज की सप्लाई हमारी। अब इसको जब हम अपने सब स्टेशन में उतारते हैं तो वहाँ पर क्या है, हम एक GOD लगा देते हैं। अब यह GOD क्या करता है कि सबसे पहला ये समझ लीजिए कि सप्लाई को ब्रेक करने का ये एक माध्यम है, सबसे पहले सप्लाई को ये ब्रेक कर देता है। अगर आपको मान लीजिए काम करना है HT में या आपके सब स्टेशन है, यदि उसमें आपको काम करना है तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस GOD को आप बंद कर देंगे। जब GOD को आप ऑफ कर देंगे, उसमें क्या होता है, ऐसे 3 ठो मतलब रॉड होते हैं, लोहे मतलब खांचे टाइप में होते हैं, और इधर साइड में भी खांचा होता है, इधर भी खांचा होता है, इस तरह से खांचे बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे खांचे बने होते हैं। तो जब हम यह एक हैंडल ऐसे इस तरह से होता है हमारा, इस हैंडल को जब हम घुमा देते हैं तो यह सीधा सीधा हो जाता है, इनके बीच में कनेक्शन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट, यहाँ से इनपुट यहाँ से आउटपुट, इन तीनों फेसों का आउटपुट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको लगा देते हैं GOD को, तो यह यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में यह एक बना देता है, कनेक्शन बना देता है, शॉर्ट कर देता है, सप्लाई चली जाती है। अब क्या करते हैं हम, जब हमें ज़रूरत कोई मतलब मेंटेनेंस करना है या कुछ भी काम करना है तो हम क्या करते हैं, GOD को बंद करें, इसके हैंडल को हम घुमा देते हैं। इसमें एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को हम घुमा देते हैं। तो जैसे ही हम इस हैंडल को घुमाएंगे, मतलब आप समझ लीजिए जो सबसे पहले लगा हुआ होगा ना, उसमें एक हैंडल लगा होगा, तो वो आप समझ लीजिएगा वो GOD है। तो इसको क्या हम जब घुमाएंगे तो यह इन शॉर्ट से हट जाता है, बीचों बीच में आ जाता है। जब बीचों बीच में आ जाएगा, पहले ऐसे रहेगा और फिर ऐसे हो जाएगा, बीचों बीच में आ जाएगा। तो जब बीचों बीच में आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं रह जाएगा, और जो हमारी सप्लाई है वह इधर की सप्लाई इधर हो जाएगी और इधर सप्लाई नहीं जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक ताले का भी सिस्टम होता है, लॉक लगाने का भी सिस्टम होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि यहाँ पर आप लॉक लगा देंगे तो कोई भी हैंडल को घुमाएगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसके आगे यहीं पर हमारा ट्रांसफार्मर होता है, अब इस ट्रांसफार्मर पे आप चढ़ के मान लीजिए काम कर रहे हैं और किसी ने गलती से हैंडल को घुमा दिया या हवा से ही घूम गया, क्योंकि HT सप्लाई है तो बहुत ही खतरनाक है, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ताला भी लगाने का सिस्टम होता है, यहाँ पर ताला लगा देंगे आप, तो उससे क्या होगा, यह हवा से या कोई गलती से भी नहीं घुमा पाएगा। तो ये चीज़ होती है GOD हमारी। ठीक है, यह सप्लाई को बंद करने का सबसे प्राथमिक साधन होता है। अगली चीज जो है हमारी VCB है। अब VCB क्या होती है, VCB का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो फिर से आप रिवर्स करके इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम इन चीज़ों को बहुत डीप से मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। कभी भी अगर आपके सामने आती हैं ये चीज़ें तो आप तुरंत पहचान जाएँ और उनका फंक्शन आप समझ जाएँ। तो हमारा जो VCB होता है यह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। अब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का क्या मतलब है, यह हमेशा HT लाइन में ही इसका उपयोग किया जाता है। आजकल SF6 ब्रेकर का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन VCB का भी उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है।
अब इसमें क्या होता है, जो हमारा वीसीबी होता है, देखिए जैसे यह हमारा जीओडी है ना, सप्लाई को बंद करने का एक विकल्प है, लेकिन यह मैनुअली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम है, या मैनुअली बंद करते हैं। लेकिन जो हमारी वीसीबी होती है ना, या ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। इसको हम स्विच के माध्यम से मोटराइज करके हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वीसीबी के बाद ही हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, और ट्रांसफार्मर में सप्लाई को बंद करने के लिए आपको वीसीबी को बंद करना पड़ेगा। वीसीबी से ही सप्लाई ट्रांसफार्मर में आती है। तो जब वीसीबी में क्या होता है, इस तरह से कैप्सूल होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऐसे ऊपर से और ये नीचे से, इस तरह से कैप्सूल में एक होता है फिक्स कांटेक्ट होता है, एक हमारा मूविंग कांटेक्ट होता है। मूविंग मतलब होता है हिलता डुलना, हिलने डुलने वाला हमारा कांटेक्ट। एक हमारा फिक्स कांटेक्ट होता है। अब इसमें क्या है कि जब हम मोटराइज करते हैं, मोटर से जब हम इसको ऑन कराते हैं, तो क्या होता है, ऊपर से स्प्रिंग बड़ी तेजी से के साथ कांटेक्ट को मैच कर मिला देती है, यहाँ पे शॉर्ट करा देती है। उससे क्या होता है, सप्लाई हमारी नीचे से लेकर के ऊपर चली जाती है और हमारा सर्किट हेल्दी हो जाता है, चलने लगता है, सप्लाई पास हो जाती है। अब क्या होता है कि यह जो है, अब वीसीबी क्या जरूरत है, हम इसको एक जीओडी से भी कर सकते हैं। अगर आप ये कह सकते हो कि जीओडी से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक थोड़ी सी समस्या हो जाती है। समस्या ये होती है क्योंकि देखिए वीसीबी जो है हमारा, वह सीधे सीधे ट्रांसफार्मर को सप्लाई देता है, और ट्रांसफार्मर सीधा लोड से जुड़ा हुआ होता है। मतलब जैसे ही हमने वीसीबी को ऑन किया, तुरंत लोड कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो कोई ऐसी विकल्प होता नहीं है कि सप्लाई को हम बंद कर दें। सब ट्रांसफार्मर या सप्लाई को बंद करने के लिए हमें वीसीबी को ही बंद करना पड़ेगा। वीसीबी को जब हम बंद करेंगे तभी ट्रांसफार्मर सप्लाई जाना बंद होगी। तो यह जो होता है, यह सीधा सीधा लोड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है कि इस जगह जैसे ही, अब देखिए लोड जहां पर भी होगा वहां पर करंट होगी, और जहां पे करंट होगा वहां पर बहुत हैवी स्पार्क होगा, बहुत तेज फ्लैश होता है। अब अगर यहां पर हम सीधे सीधे अगर ऐसे जोड़ दें तो क्या होगा, बहुत हैवी स्पार्क होगा। जीओडी में भी आप कह सकते हो कि जीओडी में भी स्पार्क होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ स्पार्क कम होता है। क्यों? क्योंकि जीओडी को ओपन करने से पहले हम ट्रांसफार्मर को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोड कट ऑफ हो जाता है, तो यहाँ स्पार्क कम होता है। लेकिन जो हमारा वीसीबी होता है ना, वीसीबी के बाद सीधे ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ पर स्पार्क बहुत हैवी होगा, क्योंकि इसके बीच में देखिए जीओडी और ट्रांसफार्मर के बीच में वीसीबी लगा हुआ है। तो अगर आपने वीसीबी बंद कर दिया तो लोड तो कट गया ना, तो लोड कट गया तो यहाँ पर इस जगह पर जो करंट है वो नहीं फ्लो होगा, तो यहाँ पे स्पार्क नहीं होगा। कहीं पर भी वोल्टेज से स्पार्क नहीं होता है, करंट से स्पार्क होता है। अब यहाँ पर क्या है कि यह इसकी सप्लाई सीधा ट्रांसफार्मर को जा रही है, ट्रांसफार्मर सीधा लोड से जुड़ा हुआ है। अब वहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगी कि बहुत हैवी स्पार्क होगा। हैवी स्पार्क होने की वजह से यहाँ का पूरा सिस्टम जल जाएगा आपका। अब उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो चिंगारी है, इस चिंगारी को ख़त्म करने के लिए ही हम वीसीबी का उपयोग करते हैं। अब यह वीसीबी क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के दौरान बताया था कि कहीं पर भी आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, जिसमें मैंने क्या आपको बताया था, O2 एक चीज़ होती है, ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पर क्या है, वैक्यूम होता है, वीसीबी होता है वैक्यूम। यहाँ पर क्या है, स्पार्क होगा तो वहाँ पर वैक्यूम रहेगा, तो वैक्यूम होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, और जब यहाँ पर ऑक्सीजन होगा नहीं तो यहाँ पर जो फ्लैश है, जो चिंगारी है, वो फैलेगी ही नहीं, और जब चिंगारी नहीं फैलेगी तो वहाँ पर स्पार्क होकर के आग लगने की संभावना खत्म हो जाएगी। मतलब जो आग होगी वो वहीं की वहीं दब जाएगी। तो ये चीज़ होता है वीसीबी में हमारी। तो यहाँ पर क्या है, बीच में 3 mm 4 mm जो भी होता हो उसका गैप रहता है अलग अलग वोल्टेज के अनुसार से। तो बीच में जो है ये जो स्पार्क होता है उसको वैक्यूम में ही ख़त्म कर देते हैं हम। एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर ही ये जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो मेक और ब्रेक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीसीबी के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारी डीसी है, तो डीसी सप्लाई तो आप जानते ही हैं, क्योंकि देखिए डीसी जो होती है हमारी, वह उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जो हमारी एसी होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, एसी हमारी इस तरह से होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। यह हमारी डायरेक्ट करंट होती है, यह हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसमें क्या होता है कि
जो हमारा फेस है वो पॉजिटिव में ही हमेशा चलता है, कभी वो नेगेटिव में नहीं जाता है। लेकिन जो हमारी एसी होती है इसमें 50 साइकिल बोलते हैं ना, 50 साइकिल पर सेकंड होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 50 बार ये प्लस में जाता है, 50 बार ये माइनस में जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये सारे चीज़ें कि LT लाइन, HT लाइन, GOD, VCB और DC सप्लाई और AC सप्लाई, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आज से दोस्तों पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, जो टूल्स के ऊपर हैं, तो उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।